तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जितने भी साथी जुड़े सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। मैं नितिन सागर एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सेशन लेकर। तो चलिए सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय हिंद। जितने भी साथी जुड़े समय खराब ना करते हुए सेशन का आगाज करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में मेरे अजीज दोस्तों होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सभी साथी आप लोग मुझे बताइएगा जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे 20, 22, 25 एंड में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, आप तैयार हो जाइए। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं आज 40 सेकंड का टाइम। समय शुरू हो चुका है। 400 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग के 3 गुना और दूसरे भाग के 2 गुना का योग 970 है। तो पहला भाग क्या है? 400 rupees it is divided into 2 parts in such a way that the sum of thrice the first part and twice the second part is 970. What is the first part? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 40 सेकंड में आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए था इस प्रश्न का। कह रहा 400 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, ए और बी। पहला भाग ए, दूसरा भाग बी। कह रहा पहले का 3 गुना, पहले का मेरे दोस्तों 3 गुना और दूसरे का दुगना का योग 970 है। अब दोस्तों यहां पर मुझे आपको एक ही वैल्यू निकालनी है, एक ही वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। इसको 2 से गुणा कर लो पहली इक्वेशन को, 2 से गुणा कर लो पहली इक्वेशन को। अब आप कुछ मत करो, इसमें से इसे घटा दो। तो घटाने पर नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल बदल जाते हैं, इससे कट जाएगा और 3a में से 2a गया, a बचा और a का मान आ गया 170। मेरे अजीज दोस्तों 170 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर दूसरा पार्ट भी पूछता तो भी आप बता सकते थे। a का मान 170 तो b का मान, दोनों का योग 400 है। एक 170 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 230। तो बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत इस प्रश्न में हुई होगी। बेहतरीन तरीके से लोग आंसर भी दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। तो फटाफट प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? सभी साथी बताइए फटाफट। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं सारी चीजें। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो आपको क्या करना है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा 1 से लेकर n तक की, तो n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग पूछेगा, ऑड नंबर्स का सम पूछेगा, ऑड नंबर्स का सम पूछेगा मेरे अजीज दोस्तों, है ना। जैसे आपका पूछ लिया 1, 3, 5 ऐसे, तो शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे n²। प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग पूछेगा आपसे। सम संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? 2, 4, 6 सम संख्याओं का योग पूछेगा तो n+1। ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता हो, ये बहुत ही सिंपल। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम ऑड, तो विषम संख्याओं का योग होता है n²। 50 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 2500। 2500 मेरे अजीज दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2500 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। 1 to 100 ऑल ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? मेरे अजीज दोस्तों इस प्रश्न में देखते हैं सबसे पहले कौन इस प्रश्न का आंसर देता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? कमेंट कीजिए जल्दी से फटाफट। एक बार मिलकर सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे
जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, बताइए दोस्त इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी साथी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर कई सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर 10,000 ये बताएंगे, कई सारे बच्चे 10,000 है ना, क्योंकि आप क्या करोगे, अभी सर ने बताया n का स्क्वायर कर देते हैं तो सबने 100 का स्क्वायर कर देना है और आंसर आ गया 10,000 है। बेटा ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, इसका रीजन समझो। ये क्यों गलत हुआ, n होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। आप मुझे एक बात बताइए, 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 50। बेटा 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग, यानी ये पूछ रहा है 1 3 5 7 इन सब का योग पूछ रहा है, इन सब का योग 1 से 100 तक, आधी सम आधी विषम। तो दोस्तों n की वैल्यू यहां कितनी लेंगे, 50 लेंगे। 2500 मेरे अजीज दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। सर आपने पिछले वाले में 25 क्यों नहीं ली n की वैल्यू, बेटा ये कह रहा प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, जब पदों की संख्या ही 50 हो। इसमें पदों की संख्या दे रखी थी, इसमें नहीं दे रखी थी। इसमें कहा 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग, तो दोनों बातों में अंतर है। समझ में आ रही है बात। प्रथम 50 विषम संख्या है, मैं आपसे कहूं प्रथम 3 विषम संख्याएं लिखो, 3 विषम संख्याएं, या प्रथम 5 विषम संख्याएं लिखो, तो आप क्या लिखोगे, प्रथम 5 विषम संख्या 1 3 5 7 9, ये पहली 5 विषम संख्याएं हैं, हां या ना, एक बार कमेंट करके बताओ। अगर मैं आपसे कहूं 1 से 5 तक की विषम संख्याएं लिखो, 1 से 5 तक विषम संख्याएं कौन सी होंगी, तो मेरे अजीज दोस्तों आप लिखेंगे 1 और 3 और 5, ये 1 3 5, सही बात है। तो प्रथम 5 विषम संख्याएं, 1 से 5 तक की विषम संख्याएं, दोनों में अंतर है। समझ में आ रही है। अच्छा, अब इन सब का योग अगर आप करेंगे, योग अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। n स्क्वायर कर दो, n की वैल्यू 5, तो n स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, जोड़ के देखो जरा, 3 और 1 4 5 4 9 9 18 7 25। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 3, तो इनका योग करेंगे n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, इनका योग करो कितना आ रहा है 9। आई बात समझ में, आई बात समझ में, जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1 से 5 तक की विषम संख्या है या प्रथम 5 विषम संख्या है, दोनों में अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी को भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दोस्तों सभी साथी एक बार सेशन को अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक पर बढ़िया तरीके से शेयर कर दें। अपनी जो रेगुलर क्लास डेली होती है, सुबह 8 बजे एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास होती है मैथ्स की, डेली शाम को 7 बजे हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, दोनों पर आपकी क्लास होती है। सभी साथी इन जो क्लास होती है मैथ्स की, इसका आनंद लीजिए और बढ़िया तरीके से घर बैठे बैठे अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर आप डेली कुछ दिन मेरे साथ जुड़े, है ना। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए कितना होगा। सभी साथी आंसर बताएं कितना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 40 सेकंड दे रहा हूं मैं आज। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेच देता है। ए ने खरीदी होगी कुछ रुपए में, 25% लाभ पर बेच दी, यानी ए ने उसकी वैल्यू 25% बढ़ाकर बी को बेच दी, तो लाभ होता है तो 100 में जोड़कर उसका उतना परसेंट निकालते। अब बी ने क्या किया, बी ने इतने में खरीद ली और इतने में खरीदकर सी को 20% लाभ पर बेच दी, भैया उसकी वैल्यू और 20% बढ़ गई। अब सी ने उस वस्तु को डी को 10% लाभ पर बेच दिया और 10% वैल्यू बढ़ गई। फाइनल डी ने वो वस्तु 660 रुपए की खरीदी। डी ने कितने की खरीदी, 660 रुपए की खरीदी। तो भाई 11 छिंग 66, 0 से गया 0। और देखें और किससे कट रहा है, 20 छंग 120, 20 पंजे 100, 6 से गया 6, ठीक है। और ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से गया 5, 4 गुणा 100 400 और 400 एकम 400। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 400 रुपए, मात्र 400 रुपए में ए ने खरीदी होगी। ए ने कितने में खरीदी होगी, 400 रुपए में। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई लोग आंसर दिए भी हैं बेहतरीन तरीके से।
है ना। कई लोग आपस में बातें जो कर रहे हैं, सभी साथियों से विनम्र निवेदन है सेशन पर ही ध्यान दें। सभी का स्वागत है, जितने नए लोग जुड़े सभी का, जितने भी लोग नए लोग जुड़े उनका भी स्वागत, और जो पुराने हैं उनका भी स्वागत, है ना। सभी साथी बेहतरीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे हैं, कुछ ना कुछ आप डेली सीख कर जाओगे अगर मेरे साथ मेरे सेशंस में जुड़ोगे। चलिए दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर बता दें सभी साथी, फटाफट आंसर बताइए। कितना इस प्रश्न का आंसर आ रहा है? 100/7 मल्टीप्लाई 3/10 ऑफ 7/5 डिवाइड 20, क्या आंसर आए मेरे अजीज दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर कितना दे रहे हैं? 120 भी दे रहे हैं कुछ लोग। आइए जरा ध्यान से देखते हैं सभी साथी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है किसी भी समीकरण को बोर्ड मास के नियमों का पालन करते हुए सॉल्व करते हैं। बी से छोटा मजला बड़ा, बी से ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, का मतलब का मतलब गुणा, ऑफ का मतलब होता गुणा ही है, लेकिन किंतु परंतु बंधु ऑफ को डिवाइड से पहले, ऑफ वाले गुणा को डिवाइड से पहले सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सबसेक्शन। किसी भी समीकरण को इस इक्वेशन, किसी भी समीकरण को इस फॉर्म में सॉल्व किया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ब्रैकेट तो है नहीं, तो ऑफ वाला पहले सॉल्व करेंगे, ऑफ वाला पहले सॉल्व, पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। किसको? इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। 7 तियां 21 और 10 पंजे 50। डिवाइड का हो जाता है गुणा, डिवाइड का गुणा बन जाता है, और डिवाइड की अगली वाली संख्या पलट जाती है। डिवाइड के जो अगली संख्या होती है वो पलट के लिख देते हैं। सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। 100 से गया 100 नहीं 50, ये आ जाएगा कितना? 100 थोड़ी ना आएगा भाई, आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 7 तियां 21, 3/10, 0.3 आंसर है भाई इस प्रश्न का। यहां पर पॉइंट लगाना भूल गए भाई, 0.3 इस प्रश्न का आंसर है। क्या आंसर है? 0.3, 0.3 इस प्रश्न का आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? 0.3 इस प्रश्न का मेरे अजीज दोस्तों आंसर है ना। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सभी साथी ध्यान से देखिए, फटाफट आंसर बताते जाएं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, और फटाफट आंसर देना है जल्दी से। तो बोर्ड हैंग हो गया है इसलिए टाइम नहीं चल पा रहा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए, आ गया। बताइए मेरा अजीज दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। सभी साथी आंसर दीजिए। पैसे निकाले थे क्या? बताइए अजीज दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना होगा? जल्दी से। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड लगाए। ठीक है, वे दोबारा पहली बार आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? दोस्तों, जब भी प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी प्रश्न में आपको इसमें समझ में आ रहा है कि वे दोबारा पहली बार आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, इसमें लिखा नहीं है लेकिन यह वर्ड छुपा हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ लो ऐसे प्रश्नों में एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मिलेंगे तो कई बार, जब दौड़ते रहेंगे वृत्ताकार पथ पर तो कई बार ऐसा समय आएगा जो एक साथ मिलेंगे, लेकिन लीस्ट पहली बार एक साथ कब मिलेंगे? तो इसलिए ऐसे प्रश्नों में ये जो समय दिया है, समयों का एलसीएम ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम जो भी होगा वो इस प्रश्न का आंसर होगा। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझो, ये 9 का मल्टीपल 450, तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही आंसर होगा। 4 2 6, ये 6 अंकों का योग आ रहा है तो 9 से कटेगी नहीं, क्योंकि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है वो कटती है 9 से। 8 4 12 9, 8 और 1 9, 6 3 9,
तो 9 पंजे 45, बिल्कुल। तो ये दोनों आपकी 9 से कट रही हैं, 12 तियां 36, 12 से भी कट रहे हैं दोनों, 3 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं। तो भाई ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो इन सब से कटेंगी। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है क्या? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट छोटी, तो ये आएगा एलसीएम, आप निकालोगे भी। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं में छोटी कौन सी? 1800। तो भाई वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर 1800 सेकंड बाद मिलेंगे। आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं, एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 200, 300, 360, 450 का एलसीएम, 10 से सारे कट रहे हैं, 10 से एलसीएम आप देखेंगे। अब 2 से, अब देखो सारी संख्याएं किसी एक नंबर से नहीं विभाजित हो रही, अब कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा को काटते। 2, 18, अब 2 से अभी भी कट रहे हैं, जो नहीं कटते उन्हें ऐसे ही लिख देते हैं। 3, जो नहीं कटते उन्हें ऐसे ही लिख देते हैं। अब 5, तो भाई 5 तियां 15 तियां 45 चौक 180 गुणा 10 1800, तो इन सब की गुणा करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 1800। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है, जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप करो। 1800 आंसर आना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्तों। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं फटाफट। आइए जरा बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी साथी जल्दी से सभी लोग आंसर दें, कितना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 3 अलग अलग चौराहों का यातायात से संबंधित बत्तियां, 3 अलग अलग चौराहों का यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 30, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद रंग बदलती हैं। यदि वे 10:15 सुबह एक साथ रंग बदली हैं तो अगली बार एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? मेरा अजीज दोस्तों, एक साथ मतलब अभी सर ने बताया था एलसीएम, तो भाई प्रत्येक कितने समय अंतराल बाद एक साथ रंग बदलेंगी? पहले हम ये चीज निकाल लेते हैं, अगर इतने इतने सेकंड बाद रंग बदलनी है तो एक ऐसा समय जिसमें तीनों एक साथ रंग बदलेंगी, वो कौन सा समय होगा? इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? एलसीएम निकाल लो। 2 से कट रहा है, 12 बार, 18 बार और 27 बार। फिर किससे? 2 से दोबारा, 2 छिंग 12, 2 रिम 18। अब 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 निम 27। फिर 3 से, अब यह आ गया एलसीएम। 2 दूनी 4 तिया 12, तिया 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 216, 72 तिया 216 है ना, 72 तिया 216। तो एलसीएम आ गया मेरे अजीज दोस्तों इसका क्या? 216। प्रत्येक 216 सेकंड बाद एक साथ रंग बदलेंगी, प्रत्येक 216 सेकंड बाद एक साथ रंग बदलेंगी, है ना। अब 216 सेकंड को मिनट में क्या लिखेंगे? तो भाई हम इसको अगर 3 मिनट, भाई 216 सेकंड 180 मिनट और 36 सेकंड अलग, भाई 180 और 36, तो यही तो आएगा आपका 200। तो 103 मिनट, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज किया, 3 मिनट 36 सेकंड है ना। 180 प्लस 36 216, बहुत इजी है। तो दोस्तों अगर 10:15 पर एक साथ 10:15 पर एक साथ रंग बदली है तो 3 मिनट 36 सेकंड बाद फिर से एक साथ रंग बदलेंगी, क्योंकि प्रत्येक 3 मिनट 36 सेकंड बाद एक साथ रंग बदलेंगी, यानी 10:18 36 सेकंड, 10:18 36 सेकंड इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। प्रत्येक 3 मिनट 36 सेकंड बाद एक साथ रंग बदलेंगी, प्रत्येक 3 मिनट 36 सेकंड बाद एक साथ रंग बदलेंगी। तो जो भी अभ्यर्थी बी आंसर दिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, तो जल्दी से सभी साथी आंसर देंगे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का मेरे दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी से
किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 30 अधिक आया हो तो संख्या क्या है? दोस्तों ऐसे प्रश्नों में मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि आंसर वही होता है जो इनके डिनोमिनेटर से कटता है, 4 से और 14 से। तो आंसर वही होगा जो 14 से और 4 से कटेगा, 14 से और 4 से कटेगा, वो आंसर होगा। अब दिक्कत यह है, दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 14 और 4 दोनों से कट रहे हैं, या तो 28 या 56। अब क्या करेंगे? तो अब मैंने मेथड भी बता रखा है। ऐसे प्रश्नों में इनके एलसीएम को ही संख्या मान लेते हैं। एलसीएम ले लो किन किन का, 14 और 4 का, तो एलसीएम आ गया 28, तो संख्या आ गई 28। दोस्तों क्या कह रहा है? किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया था। किसी संख्या का 3/14, तो क्या आता अगर जो ज्ञात करने के लिए कहा गया था? तो 6 आता। इस हिसाब से वो तुम्हारी तरह शैतान था, उसने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया, उस संख्या का 3/4 निकाल दिया, जिससे उसका उत्तर आया 21। पहले की तुलना में 15 अधिक आया। अगर हमने संख्या 28 मानी है तो हमारे अकॉर्डिंग 15 अधिक आ रहा है, जबकि एक्चुअल में 30 अधिक आया। तो 15 भाग बराबर 30, 1 भाग बराबर 2। संख्या मानी है हमने 28 यूनिट, तो 28 भाग बराबर 56, 1 भाग बराबर 2, तो 28 भाग बराबर, मेरे अजीज दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर 56 होगा। अगला प्रश्न देखिए, और काफी लोग हैं जो आंसर बता रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% छात्र वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है क्या होगी? बता सकते हैं आप लोग इस प्रश्न का आंसर? बहुत ही सिंपल सा मेरे अजीज दोस्तों आंसर है। 40 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूं। अगर 40 सेकंड में आप नहीं बना पाते तो आप देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे होगा। तो दोस्तों 3:2, छात्र और छात्राएं, मेल और फीमेल, तो 20% इसका निकालोगे पॉइंट में आएगा। तो मैं अपनी तरफ से दोनों में यहां पर क्या कर रहा हूं, एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं। 30 का 20% क्या होगा? या एक काम करो, 2 जीरो बढ़ा, 2 जीरो और आसान हो जाएगा। 2 जीरो, 2 जीरो, 100 से गुणा कर दी दोनों में। अभी तो अनुपात 3:2 अब भी है। टोटल संख्या कितनी होगी? 500। तो यदि छात्रों में 20% वयस्क और छात्राओं में 25% वयस्क है, तो बेटा इसमें 20% वयस्क है, तो जो वयस्क नहीं है वो कितने होंगे? इसका 80% निकाल दो। अरे भाई जब 20% वयस्क हैं तो वयस्क नहीं वाले कितने होंगे? इसका 80% निकाल दो। यह आ गया 8 तिया 24, 240। इसमें जब 25% वयस्क हैं तो 75% वयस्क नहीं होंगे, यह आएगा 150। टोटल वयस्क जो नहीं है वो कितने होंगे? 390। जो वयस्क नहीं है वो टोटल है 390। कितने में से दोस्त? 500 में से। कितने में से? 500 में से। तो जो वयस्क नहीं है उनका प्रतिशत निकालो, कितने नंबर आए? कितने में से गुणा 100, तो 5 7 35, 5 8 40, 78% वयस्क नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसने कहा कितने वयस्क नहीं है उनका प्रतिशत बताना है टोटल में से। जब 20% छात्र वयस्क तो 80% वयस्क नहीं है। जब 25% जो है वो वयस्क है तो 75% नहीं है। तो नहीं वाले टोटल आ गए 390, और 390 कितना प्रतिशत है 500 का वो निकाल देंगे। टोटल का कितना परसेंट है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी साथी ध्यान से समझिए कितना इस प्रश्न का आंसर होगा। और काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सेशन को ना तो लाइक किया है, ना ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है, ना ही कमेंट कर रहे हैं। आंसर प्रत्येक बालक का आना चाहिए, है ना? आंसर प्रत्येक बालक का आना चाहिए। आप लोग पढ़ने आए हैं तो पूरी तरीके से, पूरे तन मन से, ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए। फालतू की बात कोई आपस में ना करे,
सभी साथी सेशन पर ध्यान दीजिए, बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा जल्दी से। 40 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि 40 सेकंड से भी कम समय के ये प्रश्न है। 40 सेकंड इनफ टाइम है इन क्वेश्चंस को करने का। देखते हैं किसका आंसर यहां पर सही आ रहा है। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है और एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा? यह प्रश्न मेरे अजीज दोस्तों, अगर इस पेपर में पूछता, इस क्वेश्चन में पूछता परीक्षा का पूर्णांक, टोटल नंबर कितने की परीक्षा थी, टोटल कितने की परीक्षा थी, तो आंसर क्या होता? मेरी बात को समझिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको कई तरीके से समझा सकता हूं। तो अगर पूर्णांक पूछता है तो दोस्तों मैं आपको पहले तो ट्रिक बता देता हूं डायरेक्ट, उसके बाद मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। जिसको फॉर्मूले से करना हो फॉर्मूले से कर लो, जिसको फॉर्मूले से नहीं करना, कॉन्सेप्ट से करना है, वो कॉन्सेप्ट से कर लो। तो देखो, एक यहां पर 30 अंकों से फेल हो रहा है, एक यहां पर 42 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, एक 30 से फेल हो रहा है, एक 42 अधिक प्राप्त कर रहा है। तो एक फेल हो, एक पास हो, फेल पास दिया हो, तो पूर्णांक कैसे निकालते हैं? अंकों का योग, अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर, जो प्रतिशत मान दे रखे उनका अंतर गुणा 100। तो यहां पर पूर्णांक कितने नंबर का पूरा पेपर था, उसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अंकों का योग, 30 से फेल 42 से पास, 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, मतलब पास हो रहा है 42 अंकों से। तो अंकों का योग बटे प्रतिशत, जो वैल्यू दे रखी है 20% और 32%, इनका अंतर गुणा 100। मेरे जीज दोस्तों 72 है, ये 12 है, 12 छिंग 72, 600 नंबर का पेपर है, पूर्णांक पूछेगा 600। अब ध्यान से सुनना, अब एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक लाता है, कितने में से? 600 में से। 600 में से 20% अंक लाता है, यानी कितने अंक ला रहा है वो? 120 अंक, और 30 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी पास होने के लिए उसे 30 अंक और चाहिए। तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 150। पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 150। पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 150। और पासिंग प्रतिशत कितनी होगी? कितने पे पास हो रहा है, कितने में से, गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये आ गया 25 छक्का 150, 25% मेरे अजीज दोस्तों पासिंग परसेंटेज। एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन ये काफी लंबा हो गया। अब कई लोग कहेंगे सर, कई लोग ये सोचेंगे सर हमें फॉर्मूला मत बताओ। अच्छा एक बात और याद रखना, एक दोनों अगर फेल हो रहे हैं, दोनों अगर पास हो रहे हैं, दोनों अगर प्रश्न में पास पास दिया है या दोनों फेल हो रहे हैं, दोनों फेल हो रहे हैं, तो क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी? दोनों पास या दोनों फेल होंगे, तो अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर गुणा 100। ठीक है, दोनों, अगर ये क्वेश्चन होता है एक प्रत्याशी इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करके इतने अंकों से फेल हुआ, दूसरा इतने प्रतिशत प्राप्त करके इतने अंकों से फेल हुआ, तो सेम होंगी या पास होंगे दोनों? तो दोनों यहां भी सेम चीजें होंगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लेना। ये भी कभी कभी उन बच्चों के लिए फायदेमंद हो जाता है जिनकी मैथ्स वीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दोस्तों, बिना फॉर्मूले के आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए दोस्तों। पूर्णांक बिना फॉर्मूले के कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ, पासिंग मार्क्स तो दोनों के लिए सेम होंगे भाई, पासिंग मार्क्स तो सभी के लिए सेम होते हैं, प्रत्येक बच्चे के लिए। अब टोटल मार्क्स मान लो 100%, तो एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर रहा है, 30 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी पास होने के लिए इसे 20% के साथ 30 अंक और चाहिए। ठीक है, एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त कर रहा है और वो पासिंग मार्क्स से 42 फालतू ले आया, यानी 42 एक्स्ट्रा ले आया पासिंग मार्क्स से, तो पासिंग 42 कम पे रही होगी। तो दोस्तों 32 इधर जाएगा, माइनस का 12 बचेगा, 30 उधर जाएगा, माइनस का 72। 1% बराबर 6 और 100% पूर्णांक पूछेगा तो 600। पूर्णांक आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले के। अब मैं आपको सबसे मेन चीज बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बातों को सभी साथी समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर
ना तो आपसे पूर्णांक पूछा है, ना ही यहां पर यह पूछा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। यहां पर सिर्फ पूछा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है दोनों के लिए पासिंग मार्क्स तो सेम होंगे, दोनों के लिए पासिंग मार्क्स तो सेम होंगे। अब देखो निंजा टेक्निक से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 20% लाया, 30 से लुढ़क गया। ये वाला 32% ला रहा है, 42 फालतू ला रहा है। दोस्तों अगर 30 अंकों से फेल हो गया, अगर मैं ये बात निकाल लूं कि 30 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है, तो मैं 20% में इसकी जो प्रतिशत वैल्यू उसको जोड़ दूंगा तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। अगर मैं 42 अंकों को प्रतिशत में निकाल सकूं तो 32 में से 42 अंकों को जो भी प्रतिशत वैल्यू आएगी उसे घटा देंगे, तब भी पासिंग परसेंट प्राप्त हो जाएगी। तो बस सिंपल है, यहां पर 42 इधर आ जाएगा, 72 अंक बराबर 12%, 72 अंक बराबर 12%। तो 30 अंक बराबर कितने प्रतिशत के होंगे, 12/72 गुणा 30, तो 12 छिंग 72, 6 पंजे 30, 5%। तो मेरे अजीज दोस्तों यहां पर आप खुद समझदार हैं, 20% में इसकी जगह 30 अंक की जगह मैं 5% लिख सकता हूं, तो ये पासिंग परसेंट आ गई 25%। इसी तरीके से अगर आप 42 अंक को प्रतिशत में बदलोगे तो आएगा कितना, 7। कितना आएगा, 7%। 42 अंक बराबर 7%, इसमें से 7 घटा दोगे तब भी पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। यह है निंजा टेक्निक। तो बहुत ही आसान है ये, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी दिक्कत हुई होगी। अगला प्रश्न मेरे अजीज दोस्तों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आई होप सभी को अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जिसको फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से कर लो, जिसको फॉर्मूला नहीं लगाना है वो इस मेथड से कर लो, है ना। सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा सेशन में, और अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर सेशन को जरूर करते रहें बीच बीच में। जो भी लोग नहीं किए हैं आप लोगों को बताना पड़ता है कि सेशन को लाइक शेयर भी कर दिया करो, ये तो आप लोगों को खुद कर देना चाहिए, है ना। काफी लोग अच्छे भी हैं, मतलब अच्छे तो सभी हैं, लेकिन काफी लोग खुद ही सर का ध्यान रखते हैं, खुद ही कर देते हैं, उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं होती। भाई 40 सेकंड का समय है, किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा रहे हैं, हर 20% घटा रहे हैं, तो 4/5 भिन्न का मान हो जा रहा है। अंश और हर का योग क्या होगा दोस्तों, जो फ्रैक्शन होती है वो p/q के रूप में होती है, आप सभी को पता है। ऊपर वाले को मेरे दोस्तों अंश यानी न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को हर यानी मेरे अजीज दोस्त डिनोमिनेटर कहते हैं। ये बात बच्चे बच्चे को पता है, तुम तो अब बड़े हो गए हो। तो भाई अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, किसी भी वैल्यू को जितने परसेंट बढ़ाना है 100 में जोड़कर उसका उतना परसेंट निकाल दो, और हर को 20% घटा दिया जाए, हर को 20% घटा दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त भिन्न 4/5 है। तो दोस्तों सॉल्व कर लो, 20 चौक 80, 20 या 40 दूनी 80, 40 तियां 120, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो p/q बराबर आ गया 8/15। मेरे अजीज दोस्तों इसमें अंश और हर का योग पूछा है, तो p + q हो जाएगा 23। 23 मेरे अजीज दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 23 बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त, सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता इस प्रश्न में किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत हो रही है। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी आंसर दीजिए, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं फटाफट सभी साथी आंसर देंगे। किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में और 52% अंग्रेजी में लुढ़क गए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों ही विषयों में फेल हो गए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, एक जो मैंने आपको कई बार ट्रिक बताई है कि आपसे कुल पास पूछे तो पहले में कितने पास हुए प्लस दूसरे में कितने पास हुए माइनस दोनों में कितने पास हुए। अगर कुल फेल पूछे पहले में कितने फेल हुए प्लस दूसरे में कितने फेल हुए माइनस दोनों में कितने फेल हुए, ये ट्रिक लगा दो। कुल पास पूछे तो पहले में कितने पास प्लस दूसरे में कितने पास माइनस दोनों में कितने पास, ये शॉर्ट ट्रिक यूज करो, है ना। कुल फेल पूछे पहले में कितने फेल, दूसरे में कितने फेल, दोनों में कितने फेल, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे अजीज दोस्तों हिंदी में 42,
अंग्रेजी में 52 फेल हुए। इसने पूछा है दोनों में पास, भाई कुल पास पूछा है, जबकि ये फेल फेल दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन में पहले 42% फेल हुए हिंदी में, तो 58% पास हुए होंगे। सही बात है या नहीं भाई? 58% हिंदी में पास, 52% अंग्रेजी में लुढ़क गए, तो 48% पास हुए होंगे अंग्रेजी में। दोनों में 17% फेल हुए, तो दोनों में कितने पास हुए? 83%। दोनों में 83% पास पास है ना? क्लियर है? तो कुल पास आ गया कितना? 8 और 8 16 का 6, 5 और 5 10, यह आ गया 3, 23 आएगा आंसर, 23%। बच्चे आपको इतना भी नहीं करना, आप डायरेक्ट क्या करो, पहले यहां पर प्रश्न में फेल 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 दिया है, फेल 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 दिया है मेरे अजीज दोस्तों, तो आप पहले कुल फेल निकाल लो, ये ज्यादा आसान है। पहले कुल फेल निकाल लो, पहले में कितने फेल प्लस दूसरे में कितने फेल माइनस दोनों में कितने फेल, तो ये आ गया कितना आपका टोटल फेल 77%। तो जब टोटल 100% होता है, 100 में से 77% लुढ़क गए, तो पास कितने हुए होंगे? जाहिर सी बात है 23% मेरे अजीज दोस्तों पास हुए होंगे। किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पहले कुल फेल निकाल लो, बहुत ही सिंपल भाई, इससे आसान क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर दीजिए, सभी साथी मेरे दोस्तों आंसर दीजिए, और आशा करते हैं आपको मजा आ रहा होगा सेशन में, एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक एक चीज समझ में आए आपके। अगला प्रश्न है, सभी साथी आंसर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए कि भाई ऐसे ऐसे मैथ्स की क्लास चल रही है, सभी लोग आ जाओ। डेली अपनी रेगुलर क्लास मैथ्स की सुबह 8 एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर मेन होती है, शाम को 7 बजे आपकी बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर और हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर क्लास चलती है। और मैथ्स आप सभी को पता है, कॉम्पिटेटिव मैथ्स लगभग सभी एग्जाम्स में सेम होती है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी प्रैक्टिस करते रहो इन दोनों प्रैक्टिस सेशंस के माध्यम से। अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या आपको क्लासेस का लिंक चाहिए, वैसे मैंने टाइम बता दिया, तो आप अपने आप चैनल्स पर जुड़ सकते हो, इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन अगर आपको लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो नितिन सागर सर एग्जाम्पल नोट्स टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं ज्वाइन करके। मैथ्स के काफी लोग एक दूसरे के वहां पे डाउट सॉल्व करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसकी जो पीडीएफ है, जितनी भी यूट्यूब पर क्लास होती है मेरे अजीज दोस्तों, इन सबकी सभी क्लासेस की पीडीएफ जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं एग्जामपुर के चैनल पर, एग्जामपुर यूट्यूब एप्लीकेशन, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर भी दी जाती है। सभी लोग क्या कीजिए, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके और लॉगिन करके, रजिस्टर करके लॉगिन कीजिए। नीचे यूट्यूब का सेक्शन आएगा, वहां पर आपको सभी टीचर्स की वीडियो मिल जाएंगी, उनकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो ऐसे भी कर सकते हैं, चैनल वाइज पड़ी रहती हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए। एक व्यक्ति के पास 350 किलोग्राम चीनी है, कुछ भाग 7% लाभ पर, कुछ भाग 17% लाभ पर बेचा। ऐसा करने से टोटल 10% का लाभ हुआ टोटल पर। देखो, जब भी किसी टोटल अमाउंट को 2 भागों में बांटा जाता है और ओवरऑल उनका प्रॉफिट या लॉस दिया होता है, ओवरऑल वाली एवरेज वैल्यू दे रखी होती है, तो इस केस में एलिगेशन प्रोसेस लगा देते हैं। 350 किलोग्राम चीनी थी, एक भाग को बांटा 7% लाभ पर, दूसरे को बांटा 17% लाभ पर, है ना। ऐसा करने से कुल पर 10% का लाभ हुआ 10%, कुल पर वाली वैल्यू बीचों बीच में, ठीक है। इन दोनों का अंतर मेरे अजीज दोस्तों इधर लिख दो, इन दोनों का अंतर मेरे अजीज दोस्तों इधर लिख दो, है ना। सिंपल ही है ये तो क्वेश्चन। इन दोनों का अंतर 3 आएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर इधर, इन दोनों का अंतर इधर। अब जो टोटल राशि है 350 ग्राम, टोटल जो क्वांटिटी है, टोटल चीनी, इसको बेचा होगा, इसको उसने 7:3 के अनुपात में बेचा होगा। 7% लाभ पर बेची गई चीनी 7 भाग, 17% लाभ पर बेची गई चीनी 3 भाग। तो 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है?
ये भी कट रहा है 7 से, ये भी कट रहा है, ये भी 7 के मल्टीपल में जो आंसर होगा, 7 भाग है ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल आ गया 10 भाग और 10 भाग की वैल्यू 350। एक भाग बराबर 35 और 7 भाग बराबर 35 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 21 और 3 245, 245 किलोग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन है और 17% लाभ पर कहता तो एक भाग बराबर 35, 3 भाग बराबर 35 105 आंसर होता। तो 7% लाभ पर बेची गई वस्तु कितनी है, 7 भाग। 7 भाग की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, बहुत ही आसान प्रश्न है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं और जितने भी दोस्त भाई बहन इस क्लास में जुड़े हैं, एक बार सभी साथी सेशन को अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए बढ़िया तरीके से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी इस प्रश्न का आंसर देंगे। कितना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जल्दी से। जयेश, प्रकाश और समीर की आयु का कुल योग 93 वर्ष है। क्लास के अंत में बताइएगा जरूर कमेंट करके कि जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा 15, 20, 25 टोटल कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, बताइएगा जरूर। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, समीर की वर्तमान आयु क्या है यह पूछ रहा है मेरे अजीज दोस्तों। 10 सेकंड क्या, यह तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 2, 3, 4। किस किस का, जयेश, प्रकाश और समीर की। दोस्तों जब का अनुपात दिया हो तभी का ही योग होना चाहिए आपके पास, जबकि ये वर्तमान का योग दे रखा है 93 वर्ष। वर्तमान में तीनों लोग 93 वर्ष के हैं, तो आप खुद समझदार हैं। जब 3 लोग वर्तमान में 93 वर्ष के हैं तो 10 साल पूर्व उनकी आयु का योग कितना होगा, तीनों लोगों में 10-10 साल की कमी हो जाएगी, 63 वर्ष। हाँ या ना, हाँ या ना। अरे भाई 10 साल पहले का अनुपात दिया है तो 10 साल पहले तीनों की आयु में 10-10 साल की कमी हो जाएगी, यानी 30 साल की कमी हो जाएगी, योग में से 63 वर्ष। क्लियर है। अब यानी 4, 3, 7, 2, 9, 9 भाग की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 63। तीनों की कुल आयु 9 भाग है 10 साल पहले, जिसका योग आ गया 63। एक भाग बराबर 7। समीर की वर्तमान आयु, समीर की आयु कितनी है मेरे अजीज दोस्तों, 4 भाग, तो 7 चौक 28। लेकिन ये जो 28 आई है वो कब की है, 10 साल पहले के रेशियो में गुणा करोगे तो 10 साल पहले की आएगी। वर्तमान में इसकी उम्र कितनी होगी, 38। मेरे अजीज दोस्तों इस प्रश्न का आंसर 38 वर्ष है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 38 ईयर इस प्रश्न का आंसर है। अगर वर्तमान कहता, वो 10 वर्ष पूर्व की पूछता तो 28 होती, वर्तमान कह रहा है तो इसीलिए 10 ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और, जाहिर सी बात है वर्तमान आयु अगर 32 है तो 10 साल पहले होगी 22 और समीर की आयु है 4 भाग, 22 4 से नहीं कट रहा तो यह आंसर नहीं होगा। 10 साल पहले 23, 23 4 का मल्टीपल नहीं है तो यह भी नहीं होगा। 10 साल पहले 25, 25 भी 4 से नहीं कटेगा, यह भी नहीं। 10 साल पहले 28, 28 4 का मल्टीपल है, वर्तमान आयु 38। इसे कहते हैं निंजा टेक्निक। यह भी तरीका आप लगा सकते हो, निंजा टेक्निक भी आप फॉलो कर सकते हो मेरे अजीज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट इस प्रश्न का आंसर देंगे। कितना आंसर हो जाएगा जल्दी से सभी साथी, एक एक बालक का आंसर आना चाहिए। बताइए, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए में 2 वस्तु खरीदी, एक वस्तु को बेचकर 30% की हानि उठानी पड़ी, जबकि दूसरी वस्तु को बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया। यदि उसे कुल सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मेरे अजीज दोस्तों इस प्रश्न को भी आप एलिगेशन टेक्निक से कर सकते हो। कैसे करेंगे अभी हम आपको बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा सभी साथी। दोस्तों 15,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी गई, एक को बेचा 30% की हानि पर -30, दूसरे को 20% लाभ पर प्लस का 20, कुल पर ना लाभ हुआ ना हानि तो 0 लिख दो बीचों बीच में, 0 लिख दो बीचों बीच में। अब यहां पर इन दोनों का अंतर 30, इन दोनों का अंतर 20, इन दोनों का अंतर 20, तो जाहिर सी बात है
कितना 2:3 के अनुपात में 15,000 रुपए में वस्तुएं जो खरीदी होंगी, पहली वाली वस्तु होगी 2 भाग में, दूसरी होगी 3 भाग में। लाभ पर बेची गई वस्तु 3 भाग। 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है भाई? 3 से ये इसको छोड़कर सारे कट रहे हैं, किस्मत खराब, कोई बात नहीं। दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य 5 भाग, 5 भाग बराबर 15,000, 1 भाग बराबर 3,000 और 20% लाभ पर बेची गई वस्तु 3 भाग है, तो 3 भाग बराबर 3 तिया 9,000 इस प्रश्न का आंसर। 9,000 मेरे दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, आप देख सकते हैं। टोटल आ गया 5 भाग की वैल्यू 15, 1 भाग बराबर 3 और 20% लाभ पर बेची गई कितनी है? 3 भाग में, तो 1 भाग बराबर 3, तो 3 भाग बराबर 9,000 मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी आंसर देने के लिए तैयार रहे, फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। सभी साथी आंसर दीजिए जल्दी से। एक बार सभी लोग सेशन को, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी लोग सेशन को लाइक करिए। अपनी रेगुलर क्लासेस का जो टाइम है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। सुबह 8 बजे एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास होती है। शाम को 7 बजे हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर और बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर क्लास चलती है। सभी साथी जुड़ा करो, रेगुलर जुड़ोगे, कुछ ना कुछ नया सीखोगे। जैसे इस क्वेश्चन में अभी मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है बी की मासिक आय। बेटा बी की आय 6 भाग में है, तो 6 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 6 से वही कटेगा जो 2 और 3 दोनों से कटेगा। 4 3 7, ये 3 से नहीं कटेगा। 7 3 10, ये 3 से नहीं कटेगा। ये भी 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो ये आंसर है या ये आंसर है? आ जाओ जरा ध्यान से देखो तो क्या इस प्रश्न का आंसर होगा, ध्यान से समझना। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में, इनकम, इनके एक्सपेंडिचर खर्चे 3:4 के अनुपात में, इनकी सेविंग का रेशियो, सेविंग दे रखी है 18,000 और 16,000, अलग अलग है सेविंग। दोस्तों इस प्रश्न को करने की निंजा टेक्निक सीख लो आप लोग। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और जो भी सॉरी इन दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो। 20 और 18 उनका अंतर ले लो, कितना आ गया? 2 भाग। सिंपल है, मैं लिख देता हूं यहां पर 5 चौक 20, 6 तिया 18, अंतर इन दोनों का आ गया 20, 2 भाग। 16 तिया 48, 18 चौक 72, 72 और 48 का अंतर आएगा 24, तो यह आ गया 16 तिया 48 और 18 चौक 72। इन दोनों का मेरे अजीज दोस्तों अंतर आया 2400। तो दो अंतर को अंतर के बराबर रख दो। 2 भाग बराबर 2400, 1 भाग बराबर 1200, 1 भाग बराबर 1200। बी की मासिक आय 6 भाग है, 6 भाग बराबर 12 छिंग 7200। बी की आय 6 भाग, ए की आय 12 पंजे 60, 6,000। तो इस प्रश्न का आंसर डी है। जिन भी बालकों ने डी आंसर दिया है मौज कर दी है। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, सही से फटाफट आंसर दीजिए। कितना आंसर होगा? मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको मैं 20 सेकंड भी काफी है, जिनको ट्रिक पता है 20 सेकंड भी काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत ही सिंपल और सरल प्रश्न है, सभी साथी आंसर दीजिए। कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में दुगनी होगी? कल भी बताया था 20 वर्षों में 3 गुनी। सर 3 गुनी हो रही है, 2 क्यों लिख रहे हो? बेटा एक कम करके लिखते हैं, कल भी तुम्हें बताया था। तो कितने वर्षों में दुगनी होगी? तो 1 लिख दो। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, या पहली बात ऊपर वाले से ऊपर वाले कट जाएंगे। t बराबर 10 आंसर। हलवा जी हलवा, क्या शॉर्ट ट्रिक यूज करी? T1/T2 बराबर N1 - 1/N2 - 1। रोज बता रहा हूं आपको ये शॉर्ट ट्रिक। सभी साथी अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या इस प्रश्न का आंसर होगा जल्दी से। आई होप आपको मजा आ रहा होगा सेशन में और जरूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को, अच्छे कॉन्सेप्ट, कैसे प्रश्न को जल्दी कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं, आपको सीखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर बताएं कितना होगा। किसी व्यक्ति ने 30,000 रुपए की धनराशि को बैंक में निवेश किया। 1.5 वर्ष के बाद उसे 39,930 रुपए प्राप्त हुए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता हो, क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का
आंसर बहुत ही सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। आप सभी को यहां पर दिख रहा है कि यहां पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो समय जो है वो 3 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 1.5 वर्ष में 3 छमाही होती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, यहां पर मूलधन और मिश्रधन दे रखा है कितना? 30,000 और 39,930। 3 वर्ष 3 है, एन की वैल्यू कितनी है? 3। तो आप पहले तो इनका रेशियो ले लो। 30,000 है, हां, पहले तो इनका रेशियो ले लो, है ना, 0 से 0 काट लो इनको। अब टाइम कितना है? 3, तो क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट टाइम कितना है? 3, तो क्यूब रूट ले लो। इसका 1000 का क्यूब रूट 10, 1331 का घनमूल 11, तो 10 से 11 और ये 10 से 11, तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। और किससे बढ़ रहा है? 10 से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 10%। अरे 10 से 11 हो जा रही है, 1 बढ़ रही है 10 पर, तो 10 या 100 से 110 हो जाएगी। तो कितनी बढ़ गई? 100 से 10 बढ़ गई। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 पर चेंज। ठीक है, तो 10% ये बाबू आई है आपकी कौन सी? छमाही। बेटा 10% छमाही आई है। हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, तो आंसर 20 होगा। 10% छमाही, तो वर्ष में लगेगा 20%। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं, बहुत लोग इस प्रश्न का आंसर 10 लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लोगों को यह चीज समझ में नहीं आई हो, वो बचपन का प्यार, बचपन का फॉर्मूला, ये वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ये वाला, यहां पर ए की वैल्यू ये दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है ये, आपको एन की वैल्यू 3 रखनी है, क्योंकि 1.5 वर्ष मतलब 3 छमाही। दर की वैल्यू निकालोगे, आर का मान 10 आएगा, 10% छमाही आएगी, तो वार्षिक में बदलने के लिए 20 से आपको गुणा करनी पड़ेगी मेरे अजीज दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है मेरे अजीज दोस्तों? 2 वर्ष 4 माह को आप लिख सकते हो 1/3 वर्ष, हां या ना? 1/3 वर्ष, तो हर वर्ष कितना ब्याज लग रहा है? 15%। तो 2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 15% तो बढ़ेगी राशि, है ना? 2 वर्षों में पहले वर्ष भी 15% बढ़ेगी, दूसरे वर्ष भी 15% बढ़ेगी, लेकिन यह तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, यह तीसरे वर्ष का 1/3 हिस्सा है। तो दर इसके लिए भी, इतने समय के लिए दर का भी 1/3 ले लो, यानी 5%। ये जो 1/3 वर्ष है इसमें बढ़ेगी 5%, 105/100। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर 2 0 से 2 0 और इससे 1 0 से 1 0, ये आ गया 8, ये 1000 है, तो 1000 8 से कटता है 125 बार। 1000 8 का 125 गुना होता है। अब यहां पर कितना आंसर हो जाएगा? 5 से काट लो 23 बार, 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काट लो ये आ जाएगा फिर से 23 बार, 5 से काटोगे ये 25 बार, वो 5 बार कटेगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 23 गुणा 23 गुणा 21। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 3 3 9, 9 आ रहा है इकाई का अंक, 9। बेटा 9 इकाई का अंक है, तो ये आएगा आपका कितना पता है? यह आएगा गुणा करके, जो भी आएगा इसका इकाई का अंक 9 हो, गुणा करके। आपसे पूछा है क्या? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन जो भी आएगा उसका इकाई का अंक 9 है, और इसमें से आप 8000 घटाओगे तो जो भी आंसर आएगा उसका भी इकाई का अंक 9 आएगा। तो आंसर इकाई का अंक 9 केवल इसी ऑप्शन का है। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 3109, 3109। तो यह आएगा 11109, 11109, है ना? 11109, हाँ, इसमें ये आएगा, आप इसको करोगे 11109 है, इसकी जब आप गुणा करोगे, इसमें से जब आप घटाओगे 8000, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कितना? 3109। हाँ ठीक है, क्लियर है सभी को? तो मेरे अजीज दोस्तों, या तो आप ऐसे करो इस प्रश्न को, एक और निंजा टेक्निक तुम्हारा भाई तुम्हें बता रहा है, वो भी देख लो, निंजा टेक्निक भी देख लो सभी साथ। अगर आपको ये हार्ड लगी हो तो निंजा टेक्निक क्या है इस प्रश्न को करने की? भाई 2 वर्ष 4 माह,
2 वर्ष 4 माह का मतलब है 2 वर्ष 4 माह का मतलब है 1/3 वर्ष। 2 से ज्यादा जो समय है वो 2 से ज्यादा है, 3 से कम है, तो 3 का डायग्राम बनाओ, 3 वर्ष वाला। समझिएगा, 8,000 रुपए का 5%, 15 अट्ठे 120, 8,000 रुपए का 15%, तो यह हो जाएगा 1200। 8,000 रुपए का 15% आएगा 1200। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज 1200, 1200, 1200, 1200। आप सभी को पता है ये पहली वाला कॉलम जो होता है वो साधारण ब्याज का होता है, तो प्रत्येक वैल्यू सेम रखते हैं। इसका 15% इधर रख दो, 180। इसका 15% मेरे दोस्तों इधर रख दो, कितना आएगा? 180 का 15% आएगा कितना? 0, 5 दूनी 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 2 निम 18, 9 तियां 27। अब इसका दुगना लिखते हैं, कितना आएगा? 9 तियां 27। इसका दुगना लिखते हैं 360, इसका दुगना लिखते हैं यहां पर, इसका दुगना। अब दोस्तों आपसे पूछा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का सीआई कितना हो गया? 2400 और 180, 2400 और 180, तो 2 वर्ष का तो सीआई हो गया 2580। तीसरे वर्ष का पूरा नहीं लेना, 1/3 लेना है, तो इसका 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा? 400। इसका 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा? 120। इसका 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा? 9। तो यह आएगा कितना? 529। 529 और जोड़ोगे 529 आएगा 1/30 वर्ष का जो आएगा आपका ब्याज। तो इकाई का अंक 9 है, तो आप ऐसे ही समझ जाओ ये टोटल सीआई आ गया। तो आप ऐसे भी प्रश्न को कर सकते हैं। और दोस्तों आज का होमवर्क है आपके सामने, ये सभी साथियों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आशा करते हैं आपको क्लास में मजा आया होगा बेहतरीन तरीके से। तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग होमवर्क में दीजिएगा।